छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम आज पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या है? जो बुद्धि के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिने का एक कारक सिद्धांत। देखते हैं कि जो बिने जी है वो बुद्धि को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सिद्धांत बुद्धि को एक भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए, ये जो बिने का एक तरह सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं? तो जो बुद्धि है उसे एक भाग के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करती है। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। देखिए, क्या होता है, एक मनुष्य के अंदर जो बुद्धि होती है वो क्या करती है? जो हमारे जो समस्त कार्य है उसको संचालन कौन करता है? हमारी जो बुद्धि है वो करती है ना। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। हम क्या कार्य कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, इन सभी कार्यों का संचालन बुद्धि द्वारा ही होता है। यह समग्र वाली बुद्धि एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। जो बिने जी का एक तरह सिद्धांत है, उस सिद्धांत का यह मानना है कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह एक समय एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए क्या करती है? अग्रसर करती है। तो यही जो सिद्धांत है वो बिने का एक तरह सिद्धांत है। इसमें क्या है? बुद्धि को एक भक्ति के रूप में माना गया है, अर्थात व्यक्ति क्या है, एक समय में एक ही कार्य को करने के लिए क्या करता है? अग्रसर होता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत है स्पीयरमैन जी का द्विकारक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन जी है। देखिए, द्विकारक जो सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादन कौन है? स्पीयरमैन जी है। इनके अनुसार किसी व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए, जो स्पीयरमैन जी है वो कहते हैं कि जो बुद्धि होती है, किसी भी व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? वो दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहला क्या है? सामान्य योग्यता। दूसरा क्या है? विशिष्ट योग्यता, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई कोई व्यक्ति में क्या होता है, वो विशिष्ट योग्यता उसमें होती है, मतलब कि क्या होता है, उसमें कुछ सामान्य योग्यता के साथ साथ क्या होती है? विशिष्ट योग्यता भी उसमें शामिल होती है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, तो उसमें कुछ मानसिक सामान्य योग्यता के साथ साथ, है ना, वो क्या करता है, कुछ स्पेशल कार्य में वो जानता है, अर्थात सामान्य के साथ साथ वह विशिष्ट कार्य में भी क्या होता है, वह विशिष्ट होता है, मतलब कि अच्छा होता है। सामान्य के साथ साथ कुछ उच्च कार्य में वह श्रेष्ठ होता है। तो यही जो व्यक्ति क्या होती है, सामान्य और विशिष्ट योग्यता उसकी होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनरल फैक्टर है, मतलब क्या है, ये व्यक्ति की क्या है? सामान्य योग्यता होती है। और ये जो स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, वह प्राप्त करता है अपनी बुद्धि को, क्या करता है, बुद्धि को बढ़ा करके वह जो स्पेशल फैक्टर है और उसे प्राप्त करते जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देख रहे थे स्पीयरमैन जी का द्विकारक सिद्धांत। देखिए, जो स्पीयरमैन जी है वो बुद्धि को दो प्रकार में वो डिवाइड कर रहे हैं। पहला है सामान्य योग्यता, दूसरा है विशिष्ट योग्यता। जो सामान्य योग्यता होता है, ये व्यक्ति में क्या होता है? जन्मजात होता है। उसे जन्मजात रूप से क्या होता है, ये जो सामान्य योग्यता है वो प्राप्त होती है ना। और दूसरी योग्यता है विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उसमें पहले से क्या है, कॉमन फैक्टर है, मतलब कि सामान्य योग्यता उसमें निहित है ना। अब वो उन व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को जो है प्रयोग करके क्या करता है, वो बहुत सी विशिष्ट कार्य को क्या करता है, वो सीखते जाता है। जिससे क्या है, उसकी जो विशिष्ट जो योग्यता है वह दिन ब दिन क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतनी ही क्या होगा, बुद्धि वाला होगा। और धीरे धीरे वह क्या करेगा, वह अपनी जो बुद्धि है उसकी जो सीमा है उसको वो बढ़ाते जाएगा। इसी प्रकार क्या है, व्यक्ति क्या है, सामान्य योग्यता से धीरे धीरे वो विशिष्ट योग्यता की ओर अग्रसर होता है। चलिए अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। देखिए, ये जो सिद्धांत है इसके समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक जी थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है वह कई तत्वों का समूह होती है। एक तत्व नहीं बल्कि वो कई समूह का क्या होती है, वो तत्व होती है। और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। और जो ये प्रत्येक जो समूह होते हैं उनमें कोई ना कोई क्या होती है,
उसमें कोई न कोई योग्यता क्या होती है, निहित होती है उसमें। अतः सामान्य बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों का संपादन करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बुद्धि होती है वो कई तत्वों का क्या होती है, समूह होती है। और जो प्रत्येक जो एक एक से जो समूह होते हैं उनमें अलग अलग योग्यताएं क्या होती है, निहित होती है, निहित होती है। तथा क्या करती है, हम उसी के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, संपादन या संचालन उसका करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन कॉमन फैक्टर और प्राइमरी फैक्टर। यहाँ पर पहला है मूल कारक, मतलब कॉमन हो गया था। मूल कारक देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार विभिन्न मूल मानसिक योग्यताएं जैसे आंकिक, तार्किक योग्यताएं, शाब्दिक आदि व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मानसिक जो योग्यताएं हैं, जैसे अंकिक हो गया, तार्किक हो गया, शाब्दिक हो गया, ये सब क्या करती है, ये समस्त जो हमारी जो क्रिया होती है ये मानसिक योग्यता को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। इस प्रकार उनके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि यदि व्यक्ति एक विषय में योग्य हो तो दूसरे में भी योग्य होता हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी विषय में क्या होता है, वो निपुण होता है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो दूसरे विषय में भी क्या हो, वो निपुण हो। अब हम देखते हैं दूसरा सामान्य कारक। दो या दो से अधिक मूल कारक आपस में मिलकर, देखिए यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक जो कॉमन फैक्टर है, दो या दो से अधिक जो कॉमन फैक्टर क्या करें, आपस में संयुक्त रूप से मानसिक क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। दो या दो से अधिक जो कॉमन फैक्टर है ना, वो क्या करती है, आपस में मिलकर क्या करती है, संयुक्त रूप से सहसंबंध भाग होता है, वो क्या करता है, मानसिक क्रिया को प्रभावित करती है ना। दो या दो से अधिक जो मूल कारक होते हैं आपस में मिलकर संयुक्त रूप से मानसिक क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। वहां पर जो संयुक्त या सहसंबंध भाग होता है ना, दो या दो से अधिक क्या करेंगे, मूल कारक आपस में मिलकर सहसंबंध क्रियाएं करेंगे, है ना, वहां पर क्या होता है, एक सहसंबंध भाग होता है, तो वह क्या होता है, सामान्य कारक कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है ना, इसको किसने प्रतिपादित किया है, थॉमसन जी ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, थॉमसन जी ने। इनके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। थॉमसन जी कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वह कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है तथा क्या है, कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रियाओं में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं तथा ये कहते हैं कि जो कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो विद्यालय के परीक्षण है ना, परीक्षा संबंधी क्रियाओं में कुछ स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक जो परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो विभिन्न परीक्षाएं होती है ना, तो क्या होता है, अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व हमें दिखाई देने को मिलते हैं, तब उनमें समान तत्व की विद्यमानता मानी जाएगी। देखिए जब विभिन्न परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं तब हमें क्या होता है, तब उनमें समान तत्व की विद्यमानता मानी जाएगी। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, और कभी कभी ये भी संभव होता है कि जो परीक्षाओं में क्या होता है, अनेक तत्व दिखाई देते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि जो परीक्षाओं में क्या होता है, एक ही तत्व दिखाई दे, तब उनमें हम सामान्य तत्व की जो विद्यमानता है वो मानी जाएगी। और उसी प्रकार जब विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, परीक्षाओं में क्या होता है, विभिन्न तत्व दिखाई दे, तो कोई भी तत्व समान नहीं होगा और प्रत्येक तत्व अपने आप में क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि का एक और सिद्धांत है, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए इसे बहुत और भी अन्य नामों से जाना जाता है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत तथा एसआई मॉडल इत्यादि नामों से भी इसे जाना जाता है। देखिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उन्होंने किस प्रकार इसे दिया है। सबसे पहले क्या है, ये संक्रिया है ना, एक क्यूब के तहत क्या है, ये जो हमारा ये ऊपर वाला जो पार्ट है संक्रिया ऑपरेशन, इसके तहत हम देखेंगे संज्ञान, स्मृति,
अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन व मूल्यांकन। संक्रिया के तहत क्या क्या तत्व है? संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन व मूल्यांकन, है ना। अब देखेंगे विषय वस्तु, है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आकृतिक, सांकेतिक, अर्थगत व व्यवहारगत। उसके बाद क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। इसके तहत हम देखेंगे इकाइयां, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण व निहितार्थ। चलिए हम देख रहे थे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि सरलता सिद्धांत या एसआई मॉडल। जो गिलफोर्ड जी का सिद्धांत है उसे बहुत ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए जो गिलफोर्ड जी हैं उन्होंने बुद्धि के संबंध में बहुत ही अलग प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो गिलफोर्ड जी हैं उन्होंने बुद्धि को तीन खंडों में डिवाइड किया है। पहला है संक्रिया या ऑपरेशन, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पाद। इन्होंने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है, संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद। तो सबसे पहले हम संक्रिया को देख लेते हैं। इसके तहत ये 5 तत्वों में डिवाइडेड है। जो संक्रिया है वो 5 तत्वों में डिवाइडेड है। पहला है संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन व पांचवा है मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम संज्ञान को देख लेते हैं। देखिए संज्ञान क्या होता है? यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में पुनर्स्मरण करके उसकी पहचान करना, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम किसी वस्तु को मतलब कि जब हम देखे रहते हैं, है ना, कोई भी वस्तु या किसी व्यक्ति को जब हम देखे रहते हैं उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है, मतलब हम उसे भूल जाते हैं। तो उसी को क्या करते हैं, हम पुनः स्मरण करते हैं। तो यही क्या है, वस्तु के बारे में पुनः स्मरण करके हम उसकी पहचान करना सीखते हैं। दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति अर्थात क्या है, जब हम क्या होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को माइंड में रखना, है ना। जो भी हम पास्ट में कुछ सीखे हैं, करे हैं, तो वो क्या है हमारे माइंड में संचित रहता है। तो वो क्या है, वक्त आने पर हम उस चीज़ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये क्या है हमारा स्मृति। तो पास्ट एक्सपीरियंस को माइंड में रखना। अब हम तीसरा देते हैं अपसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन ये क्या है, हल निकालने के लिए बहुत सारे तरीकों का चिंतन। देखिए ये जो अपसारी चिंतन होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हम उसको हम कोई समस्या आती है तो उसके निवारण के लिए हम बहुत सारे तरीकों से उसको सोचते हैं कि कैसे हल किया जाए। तो बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं। तो हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अब चौथा रहते हैं अभिसारी चिंतन। तीसरा क्या था, अपसारी चिंतन, और चौथा क्या है, अभिसारी चिंतन। देखिए समस्या का एक हल निकालना। देखिए अपसारी चिंतन में क्या होता था, हम समस्या के लिए बहुत सारे तरीकों का क्या करते थे, आजमाते थे, बहुत सारे तरीकों का चिंतन करते थे। और ये जो अभिसारी चिंतन है इसमें क्या है, हम समस्या का हल करने के लिए हम एक जो हल है उसे निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। पांचवा है मूल्यांकन। देखिए इसमें क्या होता है, किए हुए कार्य का मापन करना, अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है किए हुए कार्य का मूल्यांकन, अर्थात हम जो कोई कार्य किए हैं उसका मूल्यांकन क्या निकल के आया, मतलब वो कार्य हुआ है या नहीं, इसका हम मूल्यांकन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, विषय वस्तु। पहला हमने क्या देखा था, संक्रिया। पहला संक्रिया था, अर्थात संक्रिया को मैंने आपको बताया कि जो संक्रिया होती है उसके आधार पर हम अपनी मानसिक जो क्रियाएं हैं उसको करते हैं। मतलब हम किस विषय वस्तु के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो कार्य कर रहा है। तो वो क्या था, पहला वो संक्रिया है ना। उसके आधार में कितने देखा था हमने तत्व, 5 तत्व देखे थे, है ना। अब दूसरा क्या है, विषय वस्तु यानी कंटेंट। तो इसके कितने तत्व हैं, 4 तत्व है। पहला है आकृतिक, प्रतीकात्मक, अर्थगत और चौथा है व्यवहारगत। तो पहला देखते हैं आकृतिक। आकृतिक अर्थात इसमें क्या करता है, जो व्यक्ति होते हैं वो अमूर्त रूप से चिंतन नहीं करते हैं, है ना, अमूर्त रूप से चिंतन नहीं करते हैं, बल्कि वो मूर्त रूप से किसी चीज का क्या करते हैं, वो चिंतन करते हैं, वो चित्रों पर क्या करते हैं, वो चिंतन करते हैं। अब दूसरा देते हैं प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक, चिन्ह। इसमें क्या करते हैं, इसके आधार पर किसी भी चीज के सूचक को पहचानना सीखते हैं। जो प्रतीकात्मक जो तत्व होता है इसके आधार पर क्या व्यक्ति क्या करता है, प्रतीक के आधार पर किसी चीज को पहचानने का क्या करता है, वो पहचानना सीखता है। जैसे माइनस, जैसे जोड़,
घटाना, जोड़, गुणा आदि। हम जैसे इस चिन्हों को देखेंगे, है ना, तो हम निश्चित रूप से जान रहे कि इसका क्या करना है, गुणा करना होता है ना, घटाना, जोड़ना या गुणा। तो इस तरह क्या है, हम प्रतीक के रूप में इस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, अर्थगत। संकल्पना अथवा मानसिक अवयवों से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संकल्पना या जो मानसिक जो हमारे अवयव से संबंधित जो कुछ भी होता है उन्हें क्या करते हैं, हम शब्द के रूप में जानने का उसे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं या प्रयोग करते हैं। इसलिए शाब्दिक चिंतन का उपयोग किया जाता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो शाब्दिक जो संकेत होते हैं इसका व्यक्ति क्या करता है, प्रयोग करता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि शब्द पर आश्रित रहे। लेकिन कभी कभी क्या है कि हम जरूरी नहीं होता कि हम किसी चीज को समझाने के लिए शब्द का ही प्रयोग किए या शब्द पर क्या हमारे जो हो आश्रित हो। चित्र भी अर्थगत सूचना संग्रहित करते हैं। कभी कभी क्या है, जो चित्र होती है वो भी क्या करती है, अर्थगत जो सूचना होती है उसका संप्रेषण वो करती है। अब हम चौथा लेते हैं, व्यवहारगत, है ना। जो विषय वस्तु उसका जो चौथा कंटेंट क्या है, व्यवहारगत। यह योग्यता सामाजिक बुद्धि एवं अपने तथा दूसरों के संबंध में समझ का संकेत देती है। जो व्यवहारगत तत्व मतलब क्या करता है, किसी व्यक्ति को जो उसका सामाजिक जो बुद्धि है ना, अपने तथा दूसरों के संबंध में किस तरह व्यवहार करे, उसकी जो सामाजिक जो बुद्धि होती है, इसमें क्या है, इस सब को क्या करती है, वो हमें संकेत देती है। चलिए अब हम देखेंगे उत्पाद, है ना, यानी प्रोडक्ट, कि हम जो भी कार्य हम करते हैं उसका हमें क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है ना, उत्पाद। तो इसमें क्या है, इसके 6 तत्व हैं। जो उत्पाद है इसमें कितने तत्व हैं, 6 तत्व, है ना। पहला क्या है, इकाइयाँ। इकाइयों को देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य इकाइयों का अवबोधन करना तथा शब्दों के अर्थों का ज्ञान इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो इकाइयाँ हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, है ना। तो इस इकाइयों का अवबोधन करना और क्या है, जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं इन सब के ज्ञान का अर्जन करें, इसके अंतर्गत इकाइयों के अंतर्गत क्या है वो आता है। अब हम दूसरा लेते हैं, वर्ग। समान गुणों के आधार पर सूचनाओं के पदों को क्या है, समुच्चय से संबंधित संकल्पनाएं अर्थात इकाइयों को शब्द अथवा विचारों में वर्गीकृत करने की योग्यता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समान गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो संकल्पनाएं होती हैं या सूचना जो होती है उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग उन्हें करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, उन्हें एक शब्द अथवा विचारों में शब्द अथवा विचारों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है उसमें वर्ग के अंतर्गत आती है। अब हम तीसरा देखते हैं, संबंध, है ना। पदार्थों के बीच में संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। इस संबंध के तत्व के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो पदार्थों के बीच जो संबंध होते हैं, है ना, संबंधों का क्या है, प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। मतलब प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से करने की जो योग्यता होती है संबंध के अंतर्गत आती है। अब हम चौथा लेते हैं, पद्धतियाँ। पदार्थों की संरचना करने की योग्यता, मतलब पदार्थ जो होते हैं उनको संरचना करने की क्या है, योग्यता एवं समस्याओं को हल करने की तैयारी में समस्याओं की संरचना करने की योग्यता। अर्थात हम किसी समस्या को किस प्रकार हल कर सकते हैं, है ना, इस सब की जो संरचना होती है वो इसके अंतर्गत वो आती है। अब पांचवा लेते हैं, रूपांतरण। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन एवं संशोधन की योग्यता। रूपांतरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, है ना, और संशोधन की योग्यता इसके अंतर्गत आती है। अब हम छठा देते हैं, निहितार्थ। आशाओं को विस्तृत करने की एवं वर्तमान सूचनाओं को भविष्य में प्रक्षेपण करने की योग्यता। जो निहितार्थ होती है इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, जो अपनी जो आशाएं हैं उनको क्या करता है, उसको विस्तृत रूप प्रदान करता है और क्या करता है, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वो क्या करता है, उसे भविष्य तक बढ़ाने की जो चेष्टा, मतलब भविष्य तक वो बढ़ाने की जो उसमें योग्यता आती है। उसमें यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं उन्हें भविष्य तक मतलब बढ़ाने तक की उसमें जो योग्यता होती है वो निहितार्थ होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गिलफोर्ड जी है ना, उन्होंने क्या किया है, जो बुद्धि है उसको 3 भागों में बांटा है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, है ना। तो जो संक्रिया है उसमें कितने तत्व पाते हैं, 4, और विषय वस्तु में 5 और उत्पाद में 6, है ना। तो
तो 4 4 5 20, 20 सत्ता 120। तो इस प्रकार हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो 120 सीमाओं से मिलकर बनी होती है। और क्या है, इसमें जो 80 जो खंड हैं, 80 खंड के, इसमें जो 80 खंड का जो बुद्धि है उसके बारे में पता लगाया जा चुका है तथा जो 40 जो बाकी जो 40 खंड हैं वो खाली हैं, अर्थात उनके बारे में पता लगाना अभी बाकी है। तो इस प्रकार गिब्स और का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है।